करते हैं ना सबसे पहला लेक्चर, एनी डॉट्स इन दिस पार्ट अभी तक के लिए मेरे ख्याल से ये चीज आपको अपने तरफ से ध्यान रखना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। और डॉट्स वाली बात मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, आप चैट सेक्शन के थ्रू या हैंड रेस के थ्रू या 10 से 15 मिनट लास्ट में रुकूंगा मैं। अच्छा, 10 से 15 मिनट होने की वजह से मैं जो डीपीटी आधा घंटे बाद बोला था आपको, वो हर बैचेज में मैंने चेंज कर दिया है। 1 घंटे बाद परफेक्ट जैसे लेक्चर छोड़ूंगा मैं, 11:30 का है, 12:30 पे आपको डीपीटी मिल जाएगा इस लेक्चर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर 12:30 में डीपीटी आए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 मिनट के 15 मिनट के लिए आपको ऑनलाइन होना है, फट से आपको आंसर सबमिट करना और चले जाना। रिजल्ट आके बाद में भी देख लेना आप ना, सही है ना? क्योंकि मैं आपको एक फायदा यहाँ पे दे रहा हूँ, एक फायदा यहाँ पे दे रहा हूँ, 10 से 15 मिनट आप अपने पर्सनल डॉट पूछ सकते हो। जूम पे एक बड़ा अच्छा है कि आप फोटो खींच के मेरे को डॉट यहाँ पे सेंड कर सकते हो कि सर ये वाला सवाल मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए। ये कि बहुत अच्छा लगता है मेरे को ना। तो ये मैंने आपके फायदे के लिए किया कि मुझे पता है बच्चों को डॉट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे बच्चे डॉट पूछ रहे हैं यार, जो कभी जिंदगी में अपने क्लासरूम में डॉट ना पूछे होंगे, परफेक्टली होकर अपना डॉट क्लियर कर रहे हो। तो ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर द फर्स्ट लेक्चर, है ना, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट टर्न पे ही बताया था, आई एम क्लियरिंग ऑल द ड्राइंग्स ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ना। मैं यहाँ पे लेक्चर भी लिख लिया करूंगा ताकि आपको ध्यान रहे कि हम लोग लेक्चर नंबर 1 चल रहे हैं, ना भी लिखूंगा तो चलेगा, आपको अंडरस्टूड है ना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी सेपरेट टॉपिक ना, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना। हम लोग पहले आसान चैप्टर से बात कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर जहां पे ज्योमेट्री का भी लेना देना है और इनडायरेक्टली पॉइंट से खेलेंगे हम लोग ना, कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, दैट इज आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सर सच में क्या उस ज्योमेट्री जो चीजें हैं जो हमने पढ़ा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इक्विलेटर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी जरूरत पड़ेगी? बोला बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसलिए आपको एकदम जरूरत पड़ेगी। अब इस चैप्टर का मोटिवेशन, इस चैप्टर का मोटिवेशन मतलब अगर ये चैप्टर हम पढ़ें तो हमारा फायदा क्या है सर? क्योंकि इंसान तो आजकल फायदा ही ढूंढ रहा है ना भाई, क्या फायदा है मेरा को अगर ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार ना मेरा देख लो, कुछ बच्चे तो आए नहीं है ना इधर, कुछ बच्चे अभी इधर भी भेज रहे हैं रिक्वेस्ट ना। मुस्तकबिल बैच में नया बच्चा अभी कोई जुड़ा हुआ नहीं, चले ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोटिवेशन की बात करें ना, आप ये चैप्टर ना आपको शायद जान के हैरानी हो, शायद 3rd या 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बेटा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट होता है, वगैरह वगैरह चीजें। लेकिन ये क्लास 9th में आके चैप्टर नंबर 3rd में आपने इसको अच्छे से थोड़ा जाना, कोऑर्डिनेट के बारे में, प्लेन के बारे में आपने इसको अच्छे से जाना, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3। और इसी का एक्सटेंशन हुआ क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7। अब आप सोचना, अगर ये दो टॉपिक, अगर 9th क्लास खराब है आपका तो ऑब्वियस बात है यहाँ क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा। ये कैसे अप्लाई हो रहा है, सवाल कैसे बनना है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का आपका अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, अभी हम आएंगे आउटलाइन ऑफ द चैप्टर में, किसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका थोड़ा मोटिवेशन आप लोग जान लो। अगर ये टॉपिक आपका खराब हुआ, अगर ये टॉपिक आपका खराब हुआ तो क्लास 11th में जिसको आगे जाके मैथ लेना है, और इनफैक्ट जिनको 11th एंड 12th में आगे जाके मैथ लेना है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना चाह रहे हैं आप लोग, है ना, पूरे मैथ्स को क्लास 12th में ना 4 पार्ट में बांटते हैं। 10th में तो ऐसा नहीं डिवीजन कर पाते हम लोग। एक होता है अलजेब्रा, जहां पे हम न्यूमेरिकल्स मतलब एक्स वाई जेड में बात करेंगे, दैट इज अलजेब्रा। सेकंड इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे ये क्या सर, ये नाम तो आप फिर से लिख रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मतलब ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, एक पूरा यूनिट के साथ लौट के आएगा। ये जो छोटे से नुन्नू पुच्चू वाले चैप्टर को आप सोच रहे हो ना हल्का है, ये क्लास 11th में जाके पूरा का पूरा एक वास्ट पार्ट बन जाता है, जिसमें आईआईटी से ऑलमोस्ट 25% सवाल इसी टॉपिक से आते हैं। इसके अंदर 6 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, 6 चैप्टर्स बन जाते हैं। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर मानते हो, ऐसे कर करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सिर्फ 2 पेज का है वहां पे। ठीक है, इतना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग रिवाइज कराते हैं। उसके बाद कम से कम ना तो 35-40 लेक्चर पढ़ाता हूँ खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जी। मेरे लिए ना 10th बैच के लिए 4-5 लेक्चर के लिए, आपके लिए सिर्फ 2 लेक्चर का, 2 लेक्चर में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिनिश कर सकता हूँ और करता आ रहा हूँ, है ना, ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आज तक कभी किसी बैच में नहीं बताई, आपके बैच में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है।
ताकि आपको मोटिवेशन बहुत अच्छे से मिले। पूरा क्लास 11 12 के मैथ्स को हम लोग अलजेब्रा में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, ये सब नाम आप सुने हुए ना। देखो अब जो ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियस बात मैं फिर से उस वक्त भाई आपको याद दिलाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में दैट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 7%, और यहाँ पे करीबन 35% सवाल अलजेब्रा से होते हैं। अलजेब्रा इन द सेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा आपने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे आप, और चैप्टर कौन सा, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आप, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे आप, ये सब अलजेब्रा के टॉपिक्स है। यानी फिर से ये लौट के आएंगे अलजेब्रा में क्लास 11 12 में मैथ्स को लेकर। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले ना पार्ट फिजिक्स के बच्चों की भी जरूरत पड़ती है, नीट वाले बच्चों के लिए। ये जो फिजिक्स की जरूरत है ना, आप देखना आज भी कुछ चीजें मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जो फिजिक्स में 11th में जाके टीचर आपको यूज करेगा। तो यानी यार ये वाला चीज अगर खराब हुआ तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा मामला एकदम रफा दफा हो जाना है। और साथ ही साथ आपका एक टॉपिक होता है कैलकुलस, ये क्लास 11th और 12th में एकदम नया आता है, आपने कभी नाम ही नहीं सुना कैलकुलस का होता है भाई। तो जहां पे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो सीखे हो ना, जो फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, डिफरेंशिएट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, 11th में पढ़ोगे बेटा ये सब चीज, तो ये वाला पार्ट वो है। तो ऑलमोस्ट जितना बचा है ना वो परसेंटेज यहाँ से कैलकुलस और अलजेब्रा 11 12 में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री अगर ये 8 9 चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 अगर सही नहीं हुआ तो ऑब्वियस बात यहाँ वाली ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आने वाली है। तो एक पहला मोटिवेशन तो आपको ये मिला कि यार अगर मेरा ये वीक हुआ, ये 2 चैप्टर जो अभी नवाब पर पढ़ाने जा रहे हैं, 2 3 4 जितने लेक्चर लगेंगे, क्योंकि अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कितने लेक्चर लगेंगे इसमें ऑनलाइन के हिसाब से। ऑफलाइन में तो परफेक्ट है, कभी भी किसी बैच में 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं लिया मैंने, कभी भी, इतने सालों से पढ़ा रहा। 2 लेक्चर मतलब 3 घंटे में परफेक्ट फिनिश, कुछ नहीं छूटता इसमें। तो ये एक तो आपको इंपॉर्टेंस ये खराब हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंस जो अगर आप देखना चाहेंगे तो आपके ना एमयू के 11th एंट्रेंस में अगर हम रिकॉर्ड बात करें करीबन 11-12 सालों का, तो लास्ट ईयर 3 सवाल पूछा, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 1 सवाल, उससे पहले 3 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 1 सवाल, उससे पहले फिर 3 सवाल, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले 4 सवाल। तो मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, 3 सवाल देखो कितना अच्छा पैटर्न चला है, 3 2 1, 3 4 2 4 4, एमयू 11th एंट्रेंस। ये सब मैंने अपनी किताब एमयू बूस्टर में दे रखा है। तो बस एक ही किताब है जो आपको खरीदना है, कहीं ना कहीं से मैनेज करना है, दैट इज योर एमयू बूस्टर। बाकी उम्मीद करते हैं सबके पास एनसीईआरटी होगा ही होगा, ये आपको अपने तरफ से मैनेज करना है, क्योंकि इस बार एमयू बूस्टर से ज्यादा नहीं, करीबन अगर मैं उसकी भी बात कर लूं तो 63 या 64 सवाल आपके आउट ऑफ 100 सवाल एमयू बूस्टर से आए, जबकि कट ऑफ 54 गया। मतलब अगर कोई बंदा खाली एमयू बूस्टर को एकदम अच्छे से, जिस अंदाज में नवाब सर चाहते हैं कि बंदा एमयू बूस्टर को उस अंदाज में करे, तो परफेक्ट सिलेक्शन था इस किताब से। तो ये तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, इसके सवाल आप बेफिक्र रहो। एक आपको शायद याद होगा, करो या मरो सीरीज का एक ऑप्शन मैंने दिया है, दैट इज अवेलेबल फॉर एवरी बैच। जो इमेज क्लासेस में पढ़ेगा करो या मरो सीरीज उनके लिए फ्री होगा। अब वो करो या मरो सीरीज बेसिकली यही है कि लास्ट ईयर के सारे सवाल को हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो अब आप पैटर्न देखो ना कितना शानदार है, 3 सवाल 2 सवाल 1 सवाल, 2020 में 3, उससे पहले 2, उससे पहले 1, फिर 3 2 1, 3 4 2 4 4, ऐसे पैटर्न चल रहा है। तो उस अगर इस 6 साल के पैटर्न को देखा जाए तो अगले साल तो मेरे को लगता है बस एक ही सवाल इस चैप्टर से आने के चांसेस हैं, एक ही सवाल, श्योर नहीं है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मेंसुरेशन में भी ऐसा होता है सर, गाइड या फर्स्ट फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन, एमी बूस्टर गाइड, अभी तक लास्ट ईयर क्वेश्चन गाइड तो आया नहीं है, लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक ही है। चैप्टर वाइज वाला लेना ना, चैप्टर वाइज ब्लैक कलर वाली जो है वो वाला लेना, क्योंकि उसकी अंदाज में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसी अंदाज में आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। तो अब अगर हम मोटिवेशन देखें कि कितने सवाल के लिए हम लोग तैयार है, एक सवाल बस 2 बार आया, अगला भी चांस है एक सवाल आ सकता है, और मैक्सिमम 4 4 4 भी सवाल आए हैं। तो अगर हम बात करें एएमयू के 11th एंट्रेंस में, तो एएमयू के 11th एंट्रेंस, जामिया और बीएचयू का मेरे पास अभी आइडिया नहीं है, आइडिया मतलब कलेक्शन नहीं हो सकता, उसमें भी इतनी ऑप्शन रखता हो। सवाल वैसे वहां पे कम पूछते हैं मैथ्स से, यहाँ पे 30 सवाल है मैथ्स का ना, तो वहां पे आउट ऑफ 30 क्वेश्चन वी आर नो, अगर ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, 1 से 4 सवाल के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे एमयू में, अगर लक अच्छा रहा तो 4 सवाल। और खास बात, एक ट्रिक है, एक ट्रिक से हम वो 4 सवाल एक ही ट्रिक से सॉल्व करके आ सकते हैं। तो कहाँ आप 4 सवाल करने के लिए 5 से 6 मिनट लगाते, एक ट्रिक से आप 1-1.5 मिनट में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर तरह के सवाल बना के आओगे। उसके लिए हम लोग जानेंगे आउटलाइन ऑफ द चैप्टर कि क्या क्या हमें पहले जानना है, हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो वी हैव आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, और ये काम मैं हमेशा करता हूँ, हर चैप्टर के साथ करता हूँ, शुरू से करते आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मेरे इस साल भी पढ़ने वाले हैं और पुराने साल वाले भी हैं, उनको पता है कि नवाब सर इसलिए भी आउटलाइन देते हैं चैप्टर का, ताकि कोई बच्चा को ये ना लगे कि नवाब सर ने ये टॉपिक छोड़ दिया,
या कोई अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो आज उनको पता क्या आज नवाब सर ने अगर ये टॉपिक फिनिश किया तो कल ये पढ़ाने वाले हैं। तो आउटलाइन इज बेसिकली वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लोग 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 उठाएंगे, जहां पे इनडायरेक्टली हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत छोटे मोटे डिफिनेशन है, प्लेन क्या होता है वगैरह वगैरह सब चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। इनफैक्ट आज का पूरा लेक्चर इसी पे डेडिकेटेड है कि 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग फिनिश करेंगे। 9th नहीं, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी थोड़ा एक्स्ट्रा भी जाएंगे हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग क्लास 10th में आ जाएंगे, तो दिस इज इनडायरेक्टली क्लास 9th का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th में आ जाएंगे और सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। गिनती के एक छोटा सा फॉर्मूला है सर, पूरा एनसीईआरटी में इस पे एक एक्सरसाइज है 7.1 एक्सरसाइज, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद एक और एक्सरसाइज है जो कि इस पे बेस्ड है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, है ना। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, और सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ही कहा जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला ना, इसी के अंदर ही आता है, तो कोई अलग से टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे उम्मीद है आप लोगों ने तो पढ़ रखा है, हल्का सा ओवरव्यू दें। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए आप √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में लेके चलते हैं। मेरे पास और भी बहुत यूनिक तरीके हैं जिससे आप डिस्टेंस फॉर्मूला, इनफैक्ट कल मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको दिखाया है कि मैं कितने जल्दी में डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये मैं आपको सिखाऊंगा। सेक्शन फॉर्मूला को याद करने के भी हमारे पास तरीके हैं, सेक्शन फॉर्मूला को किस किस तरह से यूज किया जा सकता है, ये सब 11th 12th में हम लोग फिर से पढ़ाते हैं, याद रखना आप लोग। और थर्ड जो है दैट इज 7.3 एक्सरसाइज, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया आप बचपन में और भी अंदाज से निकाला है, हाफ बेस इंटू हाइट या फॉर्मूला चला के निकाला है। लेकिन इनकेस अगर आपको तीनों ट्राइंगल के वर्टाइसेस पता हो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट पता है, तो हमारे पास भी एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। और ये वर्टाइसेस का फॉर्मूला सिर्फ ट्राइंगल के लिए नहीं, मैं आपको पॉलीगन के लिए भी सिखाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी सिखाऊंगा, सबके फॉर्मूले हैं मेरे पास, लेकिन आप एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी फॉर्मूले आएंगे जो आप पहली पहली बार सीखोगे ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बहुत खास बात आती है लौट के, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, मतलब नहीं सॉरी, कोलिनियर पॉइंट। अगर मेरे को ये प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर, इसका सिंपल मतलब इन तीनों पॉइंट से कभी ट्राइंगल नहीं बन सकता है, तो एरिया 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत शानदार, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बहुत खास टॉपिक है, तो यहाँ पे भी कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, है ना, कोलिनियरिटी करके एक टॉपिक आएगा। आपको ये प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। इस कंडीशन से हम लोग बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो दिस इज एन ओवरव्यू, हमने चैप्टर का ओवरव्यू लिया है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नवाब सर ये पहली बार अपने इमेज क्लासेस के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसी अंदाज में 11-12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का ओवरव्यू, हाँ थोड़ा आराम से हूँ, इसलिए आराम से हूँ क्योंकि अब अपना मामला है यार, अब मैं जल्दीबाजी नहीं कर सकता हूँ। वहां दूसरे के अंदर काम करते थे, अब तो ये चीजें अपनी है, तो अपनी है, तो मैं तो चाहूंगा अपने अंदाज में चीजों को पढ़ाना। तो आई मस्ट थिंक कि बड़ा माइनस छोटा ट्रिक, समझा नहीं एहतशाम क्या कहना चाह रहे हो। बहरहाल अब आप ये उतार सकते हैं मोटिवेशन का पार्ट। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, मोटिवेशन का पार्ट, कितने सवाल आते हैं, ठीक है। चैप्टर का आउटलाइन क्या, क्योंकि अभी अगर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करूंगा तो आगे ऑब्वियस बात है डिस्टेंस फॉर्मूला ही उठाऊंगा। आप उतार सकते हैं जब तक कि आपकी चैट सेक्शन में देख लो जरा। बड़ा माइनस छोटा ट्रिक समझा नहीं है, तो शाम आप क्या कहना चाह रहे हो। तो बड़ा माइनस छोटा ट्रिक क्या है ये? बड़ा माइनस छोटा ट्रिक क्या है, समझा नहीं दोस्त। सर आपने सेक्शन फॉर्मूला, अच्छा देख लेंगे, देखेंगे, टेंशन क्या ले रहा है। अभी तो मैं अभी अभी मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो फिर मामला ही गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अभी मैं पढ़ा कर रहा हूं, अभी तो मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जल्दी, है ना, इसको जल्दी से आप उतारो आउटलाइन, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला पार्ट ना। जब हो जाए करे ना, जैसे ही हो जाए करे नीचे चैट में डन लिख देने का ना, कि डन 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 सर, तो ऑलमोस्ट है ना। जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो है वो ना उतार ले डन, जैसे मैं बोलूंगा मैं ये पेज हटाने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नासिर ने उतार लिया, नदीम ने उतार लिया, क्या बात है, बड़ा फास्ट। डन सर, जैनब ने उतार लिया, डन सर, रॉन ने उतार लिया, गुड। अलीजा ने उतार लिया, गुड।
ठीक, डन। ऑलमोस्ट लोगों ने डन कर लिया, नायरा ने भी उतार लिया, हमारे मॉनिटर ने, फजलुल्ला भी हो गया, गुड। नाउ अच्छा, ये चैप्टर भी आपने पहले क्यों पढ़ा है? क्योंकि कुछ बाकी पुराने कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था, उसमें ये चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं था मैंने। तो स्टार्टिंग में 1-2 चैप्टर में पहले वो पढ़ाऊंगा जो उन लोगों को नहीं पढ़ाया, या कोई दिक्कत भी नहीं है, इंडिपेंडेंट चैप्टर लूंगा, मतलब इसको अगर छूट भी जाए किसी का तो रिकॉर्डिंग से बड़े आराम से समझ में आएगा। तो आसान चैप्टर पहले हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए, रेहान ने भी डन कर लिया, तो मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ। अगर कोई बंदा छूट गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये सब चीजें भी उतारना जिनको आगे जाके मैथ लेनी है, या मैथ ना भी लेना तो एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिलेगा आपको, या नवाब सर ने 11-12 की भी चीजें हमें पहले से गाइड कर दिया, है ना। हाँ, मोनिका ने कुछ पूछा है, मोनिका बताओ दोस्त। हाँ मोनिका। सर आप एक बार टाइम टेबल बता सकते हैं सर क्लास का? क्लास का टाइम टेबल रोजाना 9:30 to 11 क्लास होती है, हफ्ते में 5 दिन। और इस सब के बारे में, कैसे क्लास चलेगा, कैसे टाइम टेबल होगा, कब कब टेस्ट होगा, डीपीटी कब लिया जाएगा, इसके बारे में पूरा ओरिएंटेशन सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है मोनिका, ठीक है। तो वो ओरिएंटेशन देख लेना, उसमें बहुत काम काम की बातें भी बताई है मैंने कि यस कैसे सर, थैंक यू। ठीक है दोस्त, यस। वो देख लेना आप ना एक बार। लोअर हैंड लेना, लोअर हैंड करें, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्लियर दिस पेज। तो अब हम लोग नया एकदम बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं। तो हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू किया, और हम लोग पहला पार्ट देखने जा रहे हैं उसका, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बड़ा मजेदार लगता होगा, ठीक है। अब मैं एकदम थोड़ा सिस्टमेटिक चलूंगा ना। आपको लगेगा कि नवाब सर खोज पीछ चलते, ना ना ना, अब मैं सिस्टमेटिक चलूंगा। सिस्टमेटिक के लिए मैंने क्या किया था, उन बैचेज में एक काम किया था ना, एक काम मैं आपके साथ भी करता हूँ। मैंने ये काम किया था कि मैं क्लासरूम में भी इसी तरह से पढ़ाता हूँ, बीच में ना हिंदुस्तान पाकिस्तान करके पढ़ाता हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिसाब से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सुनना बहुत काम काम की बात है, बहुत अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कुछ डिफिनेशन आपको ना पता हो, ठीक है। तो क्लास 9th में आपने, ए भाई सर, जब आपने लाइन यूज किया है तो थोड़ा सा अच्छे से लाइन यहाँ भी यूज कर लो ना, क्या दिक्कत होगा ना। थोड़ा ना टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने यूज किया, क्या बात है। मास्टर कभी इतना सीधा लाइन तो खींच ही ना सकते था, आज तो मास्टर ने सीधा लाइन भी खींच डाला यार। सुनेंगे आप, कहता है if we draw two perpendicular lines, if we draw two perpendicular lines, if we draw two perpendicular lines in a plane, now that the plane will now be termed as coordinate plane। अब उसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे, या कार्टीजियन प्लेन कहेंगे, या इन शॉर्ट एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका डिफिनेशन आप बता देना, अगर लिखना हो तो मैं लिखवा सकता हूँ डिफिनेशन। वैसे एंट्रेंस में डिफिनेशन उतना मायने नहीं रखता है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इफ वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस ऑन अ प्लेन, देन दैट प्लेन इज नॉट टर्म्ड एज कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। क्लियर है, ठीक है। अब कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन को समझने के लिए हमने कहा द हॉरिजॉन्टल लाइन is termed as x axis and the vertical line is termed as y axis। तो हमने नया डिफिनेशन और देखा कि सर x एक्सिस किसे कहते हैं और y एक्सिस किसे कहते हैं। बता देना, अगर आपकी इसको डिफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखवा दूंगा, उम्मीद है ये सब पता होगा आपको। The point where these two lines cut is termed as origin। यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको हम लोग origin बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से origin के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर, ठीक है। कुछ ऐसा चीज लिखवाना है डिफिनेशन में? चैट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल ना, लिखवाना है या सही है एकदम डिफिनेशन? ठीक है, ये सब तो बेसिक वाली चीज है, सुनना बहुत अच्छे से ना। सॉरी। अब कहता है सर एनी पॉइंट ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, एनी पॉइंट ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन कैन बी टेकन एज x, y। अब ये बात को मैं यहाँ पे जरूर लिखूंगा क्योंकि ये आपके लिए खास बात है। कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, PLANE। कोऑर्डिनेट प्लेन बोलिए, कार्टेशियन प्लेन बोलिए, XY प्लेन, बात एक ही है ना। एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन can be taken as x, y। सुनना बहुत अच्छे से, x, y, where x is known as, है ना, where x is known as, इस x का नाम है, इस x को हम लोग कहते हैं एब्सिसा। बहुत बच्चों को नाम नहीं पता होता, बस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोलते हैं।
तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बोलूं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलूं या एब्सिसा बोलूं, बात एक ही है। और इस वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, नाम पता होना चाहिए। इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। द वाई कोऑर्डिनेट इज टर्म्ड एज ऑर्डिनेट, एक ही बात है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को मैं, किसी भी पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पे, इस कार्टेशियन प्लेन पे कोई सा भी पॉइंट लूं मैं, दैट एनी पॉइंट कैन बी टेकन एज एक्स कॉमा वाई। अब पहला किडनी सवाल तो नहीं बोलूंगा मैं, किडनी सवाल तो नहीं बोलूंगा मैं, किडनी सवाल का प्रैक्टिस बोलूंगा, क्योंकि आज का जो किडनी सवाल है, उम्मीद है सबको पता होगा किडनी सवाल का मतलब क्या है। जो इस सवाल का जवाब देगा उसको 1 GB डेटा मिलेगा किडनी सवाल का, है ना, किडनी सवाल का जवाब। तो किडनी सवाल का प्रैक्टिस कर रहे हैं बस कि ये देखने के लिए कि सच में आपने कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है अपने क्लास 9th में, बच्चों वाले चैप्टर से, लुल्लू पुच्चू वाला। लेकिन पता नहीं आपको आता था कि नहीं आता था। आपसे सवाल है, आप ना यस और नो में जवाब दे सकते हैं, यस और नो में जवाब दे सकते हैं। आपने सर यहाँ पे पहले एक्स लिखा है उसके बाद वाई लिखा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, है ना। क्या ये सच में पहले एक्स ही लिखना लाजिम है, या मेरा दिल करे पहले हम वाई लिख सकते हैं, पहले हम वाई लिख सकते हैं, पहले हम वाई लिख सकते हैं, यस और नो। मेरा दिल करे कि पहले वाई लिखने का, तो कि वाई लिख सकते हैं, नो, एक्स एंड वाई ऑलवेज नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, सिंपल एक्स ही लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। और नो 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 नो, यस, ऑफ पॉसिबल इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अभी आ रहे हैं उसके बारे में, तो इसके लगे हाथ वो बात तो हम लिख ही लेते हैं जो अभी इसने कहा कि एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, बट इफ x is equals to y, then it implies x comma y is equal to y comma x। x comma y और y comma x हमेशा बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इन केस दोनों पॉइंट बराबर हो जाए, 2,2 हो जाए, तो इधर से भी 2,2 ही दिखेगा तो बराबर हो सकता है, यानी x comma y is not equal to y comma x। ये सवाल था ही नहीं मेरा, सवाल तो मेरा ये था, मेरा दिल अगर करे, आपने अच्छा पॉइंट किया, मैंने लिखवा भी दिया। एक खास बात, आपके एनसीईआरटी में जो क्लास 9 में सबसे लास्ट पेज में जाओगे, पेज नंबर 65 है, उसमें सबसे लास्ट नोट यही दे रखा है समरी पॉइंट के अंदर। तो समरी पॉइंट की भी आपको चीजें छोड़नी नहीं, ये मैंने आपको पहले बताया था, तो समरी पॉइंट में ये बात पता होनी चाहिए आपको ना। तो अब बात है कि आई सर मेरा दिल करे पहले वाई लिखने का और फिर दिल करे एक्स लिखने का, तो ये पहला किडनी सवाल था। तो कहते हैं अगर आपको पहला सवाल तो नहीं, बस प्रैक्टिस है, आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, लेकिन आप इस दुनिया के नहीं माने जाओगे, इस पूरे अर्थ के नहीं माने जाओगे। इसलिए अर्थ के नहीं माने जाओगे क्योंकि ये अर्थ में हमने साइंटिफिकली डिफाइंड कर दिया, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर हम लाइट रे को मिरर या इमेज से हम लेफ्ट साइड से भेज रहे हैं, तो आने को हम पॉजिटिव मानेंगे, उधर जाने को नेगेटिव मानेंगे, ऊपर को जाने को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे को आने को नेगेटिव मानते हैं। हाइट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, है ना, इमेज पे अगर नीचे बन रहा है तो नेगेटिव। दे आर साइंटिफिक, साइंटिफिक साइन बोलते हैं ना, या साइंटिफिक नोटिस, साइन बोलते हैं ना। आपने असाइन कर दिया साइंटिफिकली, तो ये चीज भी साइंटिफिकली असाइन कर दिया गया है कि पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद वाई लिखेंगे। तो ये एक छोटी सी बात जो है, ठीक है, ये अलग दुनिया की कहानी है। तो अगर किसी को अपना मैथ्स को बहुत शानदार करना है, तो ऐसे ऐसे मैं चीजें क्लॉड के अंदर बंद करके लिखा करूंगा, तो आप अपने लैंग्वेज में जब उतारना हो तो आप उतार जरूर लीजिएगा, लिख सकते थे, लेकिन ये इस दुनिया की कहानी नहीं होगी, किसी और दुनिया की कहानी होगी, क्योंकि इस दुनिया में डिफाइन कर दिया गया पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद वाई लिखेंगे, ठीक है। और अगर सर मान लीजिए लिख भी दिया, मैं इसी दुनिया में अमेरिका में जाके रह रहा हूँ, ज्यादा मैं 30 मार खा इंसान हूँ, मैं तो अपना दुनिया में अपना नोटेशन यूज करूंगा, तो करना भाई। मान ले अमेरिका का बंदा इंडिया के ऊपर से उड़ रहा है और उसने बोला, भाई इंडिया वाले ने बोला अपना कोऑर्डिनेट बताइए कि कहाँ पे हैं आप, तो उसने पहले वाई बोला, उसके बाद एक्स बोला, उसके बाद उसने हाइट बताया। ये सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th में जाके एक 3D ज्योमेट्री बन जाता है, जहां पे जो एक्स कॉमा वाई देन कॉमा जेड भी आ जाएगा, एक जेड एक्सिस भी इस तरह से निकल जाएगा बाहर। तो ये एक और खास बात, ये तो बताना ही रह गया। अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 2D वाला अच्छे से क्लियर नहीं है, तो 3D वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं समझ में आएगा। उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D आपको सबको पता, हम लोग 3D में जीते हैं, आप लोग 3 डायमेंशन में हम लोग जीते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो उसने अपना हाइट भी बताया, लेकिन पहले उसने वाई बता दिया। इंडिया वाला तो पहले एक समझता था, तो वो पहुंचना है उसको हेल्प के लिए कहीं और, पहुंच जाएगा कहीं और। अरे भैया तू तो है ही नहीं यहाँ पे, हम तो तेरे कोऑर्डिनेट पे पूछे हैं। तो बोला भाई आपने कहां पहले पहुंचा, तो वो उसने वाई के हिसाब से बताया अमेरिका वाला, इंडिया वाले ने एक्स के हिसाब से समझा। तो दिस इज साइंटिफिक, दिस इज साइंटिफिक। सेम गोज फॉर, सच में कह रहा हूं,
सेम गोज फॉर योर ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्यों कहते हैं? हम बेस अपॉन हाइपोटेनस कहते हैं तो सर हम साइन से tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों कहते हैं? मेरा दिल करे हाइपोटेनस अपॉन बेस कहते हैं सर। ना 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 ना, जब दुनिया में पैदा हुआ ये चीज उसी वक्त असाइन कर दिया गया कि हम पूरे दुनिया के लोग को साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिखेगा, तो इसीलिए पूरी दुनिया के लोगों को ये असाइन कर दिया गया, पहले x उसके बाद y। तो याद रखना दिस हम कर सकते थे ऐसा, और ये सेम चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह से आप सोचते नहीं हो ना तो आप आईटी के लिए तैयार नहीं हो। क्लास 11-12 में आईटी में जब कभी सवाल एक पैसेज टाइप करके सवाल आता है, पैसेज मतलब उसमें कुछ थ्योरी दिया रहेगा और उससे बेस नीचे सवाल दे रखा होगा, तो उसमें एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं कि मान लेते हैं ऐसी कोई दुनिया है जहां पे ऐसा हो रहा होगा। अब ये बेसिकली इसलिए बताते हैं कि आपके सामने कोई नया चीज आए तो पुरानी चीज को आप भूल सक रहे हैं कि नहीं भूल सक रहे हैं। मान लो वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिर बोलेंगे देखिए उस केस में हम डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला हम ऐसे लगाएंगे। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो जल्दीबाजी में बच्चा क्या होगा, डिस्टेंस पॉइंट का निकालना हो, अरे डिस्टेंस तो निकालना, वो पुराना वाला फॉर्मूला चला देगा, क्योंकि नया कोऑर्डिनेट के हिसाब से हो सकता है नया फॉर्मूला जनरेट हो गया हो। तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के आईआईटीज में अक्सर सवाल आए हैं, तो ध्यान रखना ये अब थोड़ा सा आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो परफेक्टली हैंड रेज कर सकता है। कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए यहां तक तो हम लोग बहुत अच्छे से जाने सर कि सर हम x को तो एब्सिसा कहेंगे, y को हम लोग ऑर्डिनेट कहेंगे, हम x, y मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इंडिया के हिसाब से हम नहीं मानेंगे। अब हम ये फिक्स कर लिए, पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे। उम्मीद है ये सब बातें तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है ना यार, 3, 4 का क्या मतलब होगा, ये सब तो जानते होंगे ना कि हम पहले x में 3 चलेंगे, x में 3 चलेंगे और फिर y में 4 चलेंगे, तो जो पॉइंट पे हम लोग पहुंचेंगे दैट विल बी आवर 3, 4। तो पॉइंट को लोकेट करना सबको आता होगा, उम्मीद करते हैं, और ना भी आता तो थोड़ा सा यहाँ पे हिंट मिल जाएगा अभी आपको, मैं बता रहा हूँ, जरा सुनना बहुत अच्छे से। कहता है कि एनी पॉइंट ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन कैन बी टेकन एज x, y, वेयर फर्स्ट x इज नोन एज x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा एंड y इज नोन एज y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, है ना। अब बात आई कि सर हमें कुछ साइन असाइन करना है, साइन हमने कुछ साइन असाइन करना है, तो फिर से हमने क्या किया, एक दुनिया बनाई, एक दुनिया बनाई और उसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। हमने क्या किया कि ऊपर को पॉजिटिव माना, नीचे को निगेटिव माना, लेफ्ट को निगेटिव माना, राइट को पॉजिटिव माना। तो दिस वी हैव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस वी हैव पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस वी हैव नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस वी हैव नेगेटिव वाई एक्सिस। फिर से किडनी की प्रैक्टिस के लिए, किडनी की प्रैक्टिस के लिए एक सवाल, क्या मेरा दिल करे हम राइट को एक्स ना प्लस ना मान के नेक्स्ट माइनस को माने, या ऊपर के प्लस को ना मान के नीचे प्लस माने, ऊपर को नेगेटिव मान ले? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या ऐसा हम करते आ रहे हैं? मोनिका कहना नहीं सर, नायरा का भी कहना नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, जितेंद्र का भी कहना नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो शायद आपने फिर से नवाब सर के सवालों में उलझ गए। यहां जब कर सकते हैं तो यहां भी कर सकते हैं, और ये रियल है। जानोगे, जानकर थोड़ा ताज्जुब होगा और बोलोगे हाँ सर ये तो होता है सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन आपके फिजिक्स के अंदर, ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 में ग्रेविटेशन चैप्टर, पता नहीं थर्ड चैप्टर है 9 के हिसाब से फिजिक्स के अंदर, वहां पे बॉल के ऊपर जाने को आप निगेटिव मानते हो, जी इज निगेटिव। याद रखना, फिजिक्स का टीचर बोलता है अबे यार आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस आप जब भी बोर्ड्स में करके आना ऊपर लिख देना कि ऊपर वाले को हमने निगेटिव माना है, नीचे वाले को हमने पॉजिटिव माना है, और मान के आप अपने हिसाब से कर लेना। देखो बेटा आंसर एकदम दौड़ से वैसा ही आएगा, ऊपर जाने को जी को हमने निगेटिव माना, नीचे आने को हमने पॉजिटिव माना। ए जितेंद्र, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? माने हो कि नहीं माने हो ये चीज? तो मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो यार चेंज हो सकता है ना, बिल्कुल चेंज हो सकता है। और ये काम ना, ये काम मैं अपने 11th-12th मैथ्स में भी करूंगा बहुत जगह। तो वी कैन असाइन, है ना, वी कैन एज्यूम अपने हिसाब से। और ये फिजिक्स का टीचर है ना, इन फिजिक्स, ये फिजिक्स का टीचर बहुत जम के यूज करता है, ये बहुत जम के यूज करता है। ये सब बातें आपने एनसीईआरटी में लिखी है, और ये हो सकता है ना भी लिखा हो तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन मैं तो ये सब बातें बताता हूँ कि हो सकता है ऐसा काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ मैथ नहीं है, ये मैथमेटिकल टूल्स भी है जो कि फिजिक्स में जम के यूज होगा। तो थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है मेरे को, हल्का फुल्का 11th-12th तक का लेवल का आता है, तो शायद मैं कोशिश करूंगा आपकी वो फिजिक्स भी अच्छी हो जाए,
ठीक है। तो एक साइन को लेकर हमने एक बहुत सही बात सीखा जो बहुत कम बच्चों को पता होता है कि फिजिक्स में हम अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन चेंज कोऑर्डिनेट, है ना, वी कैन चेंज साइन, है ना, वी कैन चेंज साइन। तो वी कैन चेंज साइन, अपने हिसाब से हम लोग साइन चेंज कर सकते हैं। आज का किडनी सवाल आपके सामने, आज का किडनी सवाल आपके सामने, ठीक है। जवाब जो सबसे पहले जवाब देगा वो विनर होगा, इसलिए मैं चैट सेक्शन यहाँ पे ऑन रखता हूँ। जो सबसे पहले जवाब होगा किडनी सवाल के विनर को 1 GB डेटा मिलता है, 1 GB डेटा, है ना। 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है आज के लाइफ में, डाटा, आटा और चाटा, है ना। माटा चाटा पढ़ना चाहिए, डाटा मिलते रहना चाहिए, है ना, नेट चलता रहे और खाने के लिए आटा मिलते रहना चाहिए। इस बार सुनेंगे आप आज का चॉकलेट सवाल। अभी ना हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने एक्स एक्सिस कहा, है ना, वर्टिकल लाइन को हमने वाई एक्सिस कहा। शॉर्ट में अगर हम डिफिनेशन बोले तो ऐसे हम बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज वाई एक्सिस, और ऑरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताना कि मेरा दिल कर रहा है मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हॉरिजॉन्टल ना लूं, हम ना लें, हम इसको ना ऐसे बना दें, एक्स एक्सिस यहाँ ऐसे लिखे और वाई एक्सिस हम यहाँ ऐसे लिखें, लेकिन इन दोनों के बीच में हम 90 डिग्री रखेंगे, हम इन दोनों के बीच में 90 डिग्री रखेंगे। ऐसे करके हम अपना एक्सिस क्या कोऑर्डिनेट प्लेन हम मान सकते हैं, यस और नो। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या हम ऐसा मान सकते हैं, यस और नो। बहुत लोगों का यस आया, बहुत का नो भी आया, जितेंद्र का नो भी आया। तो जरा मैं चैट सेक्शन में जाके देखूं कि किसका सबसे पहले जवाब आया। ए भाई, पहले से यस और नो चल रहा था, अभी समझ में नहीं आया कौन सा वाला यस है कौन सा वाला नो है। अच्छा, हमाशा तो मेरे से पढ़ी, तो हमाशा को तो शायद ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। आप एनसीईआरटी के हिसाब से, अच्छा जो एक्सप्लेन करेगा, माइक ऑन कर रहा हूँ ना नायरा सर, माइक ऑन कर देना मेरे को, ठीक है। जरा देखे कौन एक्सप्लेन करने के लिए पहले तैयार होगा। जो यस बोला, यस बोला कौन है, हैंड रेस करें जरा, ताकि ये तो देखो मैं कि किस लेवल का आप लोग पढ़ाई करके आए हो। मेरा दिल करे मैं कोऑर्डिनेट प्लेन को ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना मानूं, ऐसे मानूं, तो क्या मान सकते हैं, यस और नो। यस सर, मान सकते हैं। मोनिका बोल रही है, कौन बोल रहा है ये? यस सर। मोनिका आप बोल रही हो? यस सर। सेम दिस सर इसे मान सकते हैं बिकॉज ये 90 एंगल पर बना हुआ है सर। तो 90 एंगल इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। यस। अभी तो मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन वो बोला ना, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस जो वर्टिकल होता है, तो उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन, ये रीजन तो नहीं हुआ बिल्कुल। सर ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगी सर। कौन बोल रहा है? नदीम सर नदीम सर। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ऐसा कहाँ पे मतलब लिखा? सर मतलब ये फिगर है तो सर किसी तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट 90 डिग्री दोनों कंटेन कर रहा है ना सर। तो हम जब 3,4 जब लिखेंगे तो 3,4 उस हिसाब से अभी भी वही होगा या चेंज हो जाएगा 3,4? क्या सर, रिपीट अगेन सर। अगर 3,4 हम पॉइंट मानेंगे तो चेंज हो जाएगा या अभी वही रहेगा? सर वही रहेगा सर। वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नो सर। चलिए, मोनिका ने उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसको मानता, चल हमाशा को भी मौका देता हूँ। हमाशा बोलो दो, हमाशा एक्सप्लेन दिस, क्योंकि आपको तो मैंने 9 पे पढ़ाया इस वाली बात को। जल्दी एक्सप्लेन दिस हमाशा। आवाज नहीं आ रही हमाशा, वो माइक वाला ऑन करो ना तुम, अपना माइक वाला पार्ट। आवाज नहीं आ रही हमाशा, पता नहीं। तो ठीक है, ये बात को हम बहुत अच्छे से आपके एनसीईआरटी में जाके अगर देखो, एनसीईआरटी का पेज नंबर 54 है। इस तरह का फिगर एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। 54 एनसीईआरटी खोल के रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, ये रहा 54 पेज नंबर, शायद आपको कैमरे में दिखे। देखो यहाँ पे बना हुआ है 3 फिगर, ठीक है, दिख रहा है। एक तो आपके हिसाब से सिलेबस के हिसाब से है ना, ये वाला सिलेबस के हिसाब से, ये 2 90 डिग्री में और दे रखा है। पेज नंबर 54 है एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में 54 है, पेज नंबर में दे रखा है ये बात। और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं,
बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, और कहाँ पे करेंगे ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको छोड़ो, हम जाते हैं समरी पॉइंट का ना, समरी पॉइंट का पॉइंट नंबर 1, समरी पॉइंट का पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको वर्बल बता रहा हूँ। क्या कहता है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और अ पॉइंट इन अ प्लेन, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और अ पॉइंट इन अ प्लेन we require two perpendicular lines. We require two perpendicular lines. One of them is horizontal and the other is vertical. We require two plane. One of them is horizontal and other is vertical. तो आपके सिलेबस के हिसाब से ये बोला कि अगर मेरे को कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट को प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें चाहिए, एक वर्टिकल लाइन हमें चाहिए। ये एनसीईआरटी के हिसाब से तो है, ठीक है। क्लास 11th में फिजिक्स के अंदर जब आप पढ़ोगे तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करके कॉन्सेप्ट आएगा, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करके एक चैप्टर आएगा। उस प्रोजेक्टाइल मोशन में टीचर कराएगा आपको वेज का कॉन्सेप्ट सवाल, कि भाई हम प्रोजेक्टाइल में बेसिकली क्या होता है कि एक हम बॉल को ऐसे फेंकें तो वो किस तरह का मोशन करेगा, तो वो इस तरह का मोशन करेगा, और उसको हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉल जो है इस तरह का एक वेव बनाएगा, इसको हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इस ट्रेजेक्ट्री में इस तरह का एक पैराबोलिक मोशन होगा, इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम पैराबोला रखा गया है। कल को यही सवाल ऐसे आएगा कि नहीं हम मान लेते हैं बॉल को यहाँ पे ऐसे फेंके, इधर करके ऐसे फेंके बॉल को, तो अब बॉल का शेप क्या होगा, अभी भी शेप सर यहाँ पे पैराबोलिक होगा, लेकिन इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पैराबोला का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा है उस सब के सब को सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ लाके अपना कोई आंसर चेंज नहीं होता है, बस हमें बस कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ना वो अब इसको ऐसे मान लेना होता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन का ये एक्स एक्सिस है सर और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो बिल्कुल आराम से जो जो कहानियां हमने यहाँ पे पढ़ी है उस सारी कहानियां यहाँ पे लाके अप्लाई कर देते हैं, एकदम सेम टू सेम, आंसर में कोई चेंज नहीं। अब नॉर्मल बंदा तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा यार, अब ऐसे हो रहा है मोशन, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो अब क्या होगा आंसर, क्या होगा रेंज, क्या होगा हाइट। तो बड़े आराम से उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लाके इस अंदाज में रिप्रेजेंट करके अपना काम चला लेते हैं। हाँ ठीक है श्वेत भाषण, ये भी एक आंसर हो सकता है 2D में, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। तो इसका यूज जैसे हमने फिजिक्स में यहाँ पे यूज किया, ठीक है, फिजिक्स में हमने यहाँ पे यूज किया, ये सेम यूज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में जाके करेंगे, और भी जगह करेंगे, ऐसा नहीं है। हम कोऑर्डिनेट, इनफैक्ट मैं क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर रोटेशन ऑफ एक्सिस सिखाऊंगा, मतलब एक्सिस को अगर हम रोटेट कर दें तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, या रिवॉल्यूशन रोटेशन कर दे, या मूवमेंट ऑफ एक्सिस, एक्सिस को हम यहाँ से उठा के वहां ले जाएं, वो मूवमेंट में तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट वाला केस हो जाएगा। तो हम रोटेट कर सकते हैं, एक्सिस को हम अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। तो वी कैन, आइए मैं ऑब्वियस बात है एंट्रेंस में तो पूछेगा नहीं, आज के अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए बात बताया। तो वी कैन रोटेट आवर एक्सिस एज पर नीड, एनसीईआरटी में थोड़ा सा बोल के छोड़ दिया है, इनडायरेक्टली वही है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका विनर आज मैं नदीम को घोषित कर रहा हूं, ठीक है। नदीम ने फट से जवाब दिया, पहला किडनी सवाल का विनर इज नदीम, ठीक है। इस पेज में और सच कुछ उतारना है, बिल्कुल उतारना है, कुछ चीजें और है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सुनना बहुत अच्छे से। X axis, Y axis, any point on the coordinate plane is taken as x, y. The first one we will write x, then we will write y. ठीक है। अब इसका जब हमने साइन असाइन कर दिया, इधर प्लस वाला है, इधर माइनस वाला है, इधर प्लस वाला है, इधर माइनस वाला और इधर माइनस वाला है, तो इसको माइनस है ना, माइनस का कह दिया। तो उस हिसाब से जैसे ही हम लोग इस पॉइंट को, इस लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कहता है कि अब हमारे पास ये कलर, अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं। द एक्स वाई लाइन, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट्स है ना, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट्स का डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, है ना, लिखाने की उम्मीद है, जरूरत नहीं है। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। एक्स वाई एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में बांटा। द फर्स्ट, इधर वाला को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, अब आपसे ऐसे ही किडनी सवाल हो गया आज का, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। क्या मेरा दिल करे फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको ना बोल के इसको बोले, चलेगा क्या चलेगा, यस और नो? बस आपको ना जगाते रहने के लिए मेरे को आपको चैट सेक्शन को एक्टिव रखना है, चलेगा क्या? चलेगा अगर आप इस दुनिया के नहीं हैं तो,
ठीक है, चलेगा अगर आप इस दुनिया के नहीं हैं तो बिल्कुल आप किसी भी क्वाड्रेंट को, ये स्टैंडर्ड कर दिया गया दुनिया में, फिर से स्टैंडर्ड कर दिया गया। सिमिलरली जब हम लोग 3D पढ़ेंगे ना, ये चार क्वाड्रेंट अभी है ना, वहां पे 8 ऑक्टेंट्स हो जाएंगे। क्वाड्रेंट का नाम चेंज होकर वहां पे ऑक्टेंट हो जाता है क्लास 11 में। तो चलेगा अगर आप किसी और दुनिया में जी रहे हैं तो, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट है जिसको आपको एकदम परफेक्ट सिमेट्री में याद होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और सबसे खास बात जो है ये क्वाड्रेंट का साइन है। इस सबसे खास बात जो है उस क्वाड्रेंट का साइन है। इस क्वाड्रेंट का साइन आपको पता होना चाहिए, जरा अच्छे से समझना। आपने कहा सर पहले हम x लिखेंगे उसके बाद ही y लिखेंगे, तो याद रखना पहले हम x लिखेंगे उसके बाद ही y लिखेंगे, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट के हिसाब से x तो यहाँ पे पॉजिटिव है, y भी यहाँ पे पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में। तो पहला जो क्वाड्रेंट में जो साइन होता है दोनों पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में जो साइन होगा, पहले हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, उस हिसाब से पहले हम x निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो x पहले हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पहले हम निगेटिव लिखेंगे उसके बाद हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात अगर हम करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए सर, फिर से हम पहले x में पहले x लिखे हैं उसके बाद y लिखना है, तो x का साइन निगेटिव हो गया और y का साइन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट बेसिकली क्या हुआ, अब पहले हम x में जा रहे हैं उसके बाद y में जा रहे हैं तो x पॉजिटिव हो गया और y निगेटिव हो गया। हाँ मेरे से गलती हो गई, मान रहा हूँ। गजाली ने हैंड रेज किया, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये अब सही है ना सर, x भी निगेटिव होगा y भी निगेटिव होगा, सही है गजाली, है ना, इसीलिए हाथ उठाया तुमने ना, तो मैंने हाँ हमारा कुछ पूछना है या मेरे ख्याल से आपने भी इसीलिए हैंड उठाया था, ठीक है। मेरे से हो गया क्योंकि मेरा दिमाग में कुछ एक सवाल कराने के पीछे चल रहा था, है ना, माइंड डाइवर्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे गलती होगी बताने में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों साइन निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले हम x लिखते तो पहले पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव। अब मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था, मेरा दिमाग ये चल रहा था कि अगर मैं आपसे एक सवाल दूं 2/x + 1/y इज इक्वल टू 7, ये एक ऐसा कोई मान लो कोई ग्राफ है या कोई इक्वेशन है जो ना किसी भी ग्राफ को या किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट करना, ये आपके सिलेबस का नहीं, आप इसको प्लॉट भी नहीं कर पाओगे, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका फिगर, ठीक है। लेकिन आपको अगर मैं सवाल पूछूं, ये वाला जो ग्राफ, ये जो कर्व है, ये कौन से क्वाड्रेंट में अपना पॉइंट नहीं ले जाएगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में इसका पॉइंट एकदम नहीं दिखेगा। आंसर ABCD के फॉर्म में देना है। हाँ थर्ड गलत था, ग्राउंड देख लिया मैंने, ABCD के फॉर्म में देना है आपको, ABCD या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में इसका पॉइंट कभी नहीं दिखेगा। श्वेत का कहना है सी, गजाली का भी कहना है सी। श्वेब गजाली ने अगर सी कहा है तो मुझे लगता है लास्ट ईयर का पेपर उन लोगों ने देख रखा है। मोनिका का कहना है बी। मैं आपको बता दूं ये AMU के 11th एंट्रेंस में इसी साल 2020 में आया है, तो 2020 में इसी साल। तो द आंसर इज सी। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको इसका पॉइंट नहीं दिखेगा सर। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे, सोच लो आप बचपन, बेसिक सी बात है, आप सोच सकते हो हल्का सा। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो गया तो सम हमें साथ मिल सकता है। एक नंबर अगर पॉजिटिव हो जाए दूसरा निगेटिव हो जाए तब भी हमें साथ मिल सकता है। अगर x और y की बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट, अगर x निगेटिव हो जाए y पॉजिटिव हो जाए तब भी हमें साथ मिल सकता है, y का बड़ा हो जाए और x छोटा हो जाए। लेकिन अगर दोनों नंबर निगेटिव हो जाए, सुनना बहुत अच्छे से, अगर दोनों नंबर निगेटिव हो जाएंगे तो निगेटिव का सम निगेटिव आता है, राइट साइड में पॉजिटिव लिखा है जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पॉइंट दिख सकता है, यहाँ पॉइंट दिख सकता है, यहाँ पॉइंट दिख सकता, दोनों निगेटिव नहीं हो सकता। दोनों निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है सर? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट कभी नहीं दिखेगा। आंसर इज थर्ड। बहुत शानदार, जिसने ये सोच लिया है ना अपने में, बहुत शानदार, उसने AMU 11th एंट्रेंस का अच्छे बच्चे सवाल को करके नहीं है। 11th एंट्रेंस के इस सवाल को बहुत आराम से चुटकियों में करके आ सकते हैं। हल्का सा यूज ऑफ क्वाड्रेंट। एक बार और सवाल खाली पूछा 2013 या 12 में कि 3 पॉइंट दे दिया था, उससे पूछा था बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। तो बेवकूफ वाला सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। तो ये बड़े आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और है जो मैं वर्बल आपको लिखवाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को रोक रहा हूं। आपको इस पेज से जो जो चीजें उतारनी है, स्क्रीनशॉट लेना है या जो करना आप जल्दी से उतार सकते हैं, ठीक है। मैं जब तक पानी पी के आ रहा हूँ, किसी को अगर कुछ चीजें ना समझ में आए तो बिंदास चैट सेक्शन या हैंड रेज करके पूछ सकता है। बाकी लोग उतारने के लिए आपके पास 5 मिनट है, जल्दी से उतारना, जल्दी से उतारने एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक वे में। जैसे आपको बहुत काम की चीजें सीखा है हमने ना, बहुत यूनिक चीजें हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। ये वाली बात बताया मैंने
फिर वी कैन वाला ये वाले में जरूर ये फिगर्स वगैरह बना लेना, ये वाले फिगर्स बना लेना, ठीक है, ये वाला फिगर बना लेना। पैराबोला के अंदर हम लोग सीखेंगे क्लास 11th में ये वाला चीज। जैसे पैराबोला वर्ड आप लोग कोऑर्डिनेट उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हो और पैराबोला किसे कहते हैं। और ये वाला एग्जाम्पल भी उतार लेना जो कि 11th एंट्रेंस में आया है ना, इसी साल 2020 में आया। तो वर्बल इसी तरह सवाल जो लास्ट ईयर का हम लोगों ने कर लिया। अच्छे से उतारना, मैंने बहुत कोशिश किया है एकदम अच्छे से उतारूं आपके लिए भी, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखो 9th क्लास की चीजों में कितनी सारी चीजें आपको पता नहीं। हाँ मोनिका जी बताएं। मैं आपको अनम्यूट कैसे करता हूँ, ठीक है। अनम्यूट हुई आप शायद, माइक पे क्लिक करिए, अनम्यूट हो जाएंगे शायद, और पूछ लीजिए मोनिका अपना सवाल। अच्छा गलती से हो गया शायद, उतार लें आप इसको बहुत अच्छे से। सच में मैं कह रहा हूँ इतने डीप में मैं नहीं पढ़ाता था बाकी बैचेस में, बाकी अभी तक में इसलिए नहीं पढ़ाता था। 11th इंटरेस्ट के बैच में तो नहीं पढ़ाता, ये सब मेरा 10th के बैच में, 10th और 9th के बैच में जब मैं पढ़ाता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना डीप नहीं जाता हूँ उन लोगों को, उनको दिखाता हूँ कि ये सब चीजें उनको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये सब बातें मैं 10th के बैचेस में बताता हूँ, या बेदार बैच में मैंने शुरू किया उसमें इस लेवल का चलूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस बार टाइम है। अब जब तक 11th इंटरेस्ट का डेट नहीं आता तब तक हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे अपना। हाँ अच्छा, फिर से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन लास्ट ईयर वाला है ना, लास्ट ईयर वाला जो आया है बाकी लोग अपना उतारते हैं। अरशान के लिए है बेसिकली, अरशान दिया पॉइंट 2/x + 1/y = 7। हमें इतना पता राइट साइड में जो लिखा हुआ दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। अब ये पॉजिटिव कहाँ से बन सकता है सॉरी, बचपन में आपने सीखा दो पॉजिटिव को जोड़ के हम पॉजिटिव मिल सकता है, एक निगेटिव हो जाए नंबर और एक पॉजिटिव हो जाए नंबर, तब भी हमारा प्लस आ सकता है ना। पॉजिटिव वाला थोड़ा बड़ा हो जाए, निगेटिव वाला छोटा हो जाए, तो कहीं ना कहीं मिल के साथ बना देगा। ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, यानी y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाए। मैं इस y और x के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पूरे ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, y और x की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, ये अगर नेगेटिव हो तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा ना। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव, तो नेगेटिव तो बड़ा माइनस छोटा, अब पॉजिटिव को पॉजिटिव में बड़ा होना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर x भी निगेटिव हो जाए और y भी निगेटिव हो जाए, 2 निगेटिव का लिखा हुआ नंबर है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी निगेटिव का नंबर कुछ लिखा हुआ है। अब दोनों निगेटिव कुछ भी हो जाए, कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं दे सकता है। तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये पॉइंट कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट से, ये ग्राफ जो है इसका जो कर्व बनेगा वो कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट से पास नहीं करेगा। क्लियर? अच्छा डन, चलो ठीक है। हम आशा ने उतार लिया, और भी लोग ड्रॉन, ठीक है। अनम्यूट कर लो आप अपने आप को, या फिर अगर चैट सेक्शन में नहीं जा सकते तो बताओ। डन सर, ड्रॉन का जरा माइक अनम्यूट कर देना। हाँ नायरा। सर जी हाँ। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे आपने ये कार्टेशियन प्लेन को सर रोटेट कर दिया सर, ठीक है, तो सर इसको हम थोड़ा और रोटेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आप इसको पूरा का पूरा कहीं भी रोटेट कर सकते हो, 180 से रोटेट कर दो। इनफैक्ट सोचना, खुद सोच, ये जो रोटेशन है वो क्या है बेसिकली, ये निगेटिव वाला ऊपर चला गया, पॉजिटिव वाला नीचे आ गया, मतलब 180 का रोटेशन है। यस सर। तो बिल्कुल आप 180 से भी रोटेट कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सब लोग डन डन डन, क्योंकि 2-3 पॉइंट्स और है जिसमें आप जगह नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी आप इसमें ऐड कर लेंगे ना 2-3 पॉइंट। तो ये बेसिकली ए सेक्शन था मेरा, ए सेक्शन ना, ए सेक्शन, इसमें बी सी डी सेक्शन भी और है ना। ये इतने में 9th फिनिश हो जाता है, 9th में फिनिश होता है, लेकिन 1-2 चीजें और है 9th के हिसाब से, अभी हम आएंगे जल्दी सा। डन हो गया इसमें से, डन, शिव ने कर लिया, जॉन ने कर लिया, आमिर ने कर लिया। जिसको भी थोड़ी स्पीड स्लो हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेगा, या रिकॉर्डिंग है ना इसकी अवेलेबल, जैसे क्लास खत्म होगा तो 15-20 मिनट में रिकॉर्डिंग आ जाता है, तो शाम में कभी भी आप पढ़ रहे हो उस वक्त आप लोग इसको फिर से देख लेना, ठीक है।
चलिए जल्दी से हम लोग कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे आपको मैं चाहूंगा लिखने के लिए, तो उसको मैं पहले बोल दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डिक्टेट करा दूंगा। जैसा कि आपको पता है सर कि कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन का होता है वो 0,0 होता है, तो चाहो तो यहाँ पे लिख लेना है ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है, कि आपको सबको पता है यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। यहाँ पे बात हम करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, -3। कोऑर्डिनेट प्लेन तो आप बचपन से बनाना जानते हो यार, है ना। तो जरा सोचो, आप जब इतना जानते हो तो ये बात सोचो और किडनी पे ये बात को थोड़ा और अच्छे से जोड़ दो। अगर कोई पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो उसका जीता जागता बात तो ये होगा कि वो ऐसा दिखेगा, यानी उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म x, 0 वेयर ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमें लेना है, 10th क्लास में जाके डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज होंगे सब चीजें, सेक्शन फॉर्मूला में भी यूज होगा। इस बात को एकदम अच्छे से नोट करना है कि अगर एक्स एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो x, y मत एज्यूम करना, कोऑर्डिनेट प्लेन पे कहीं पे एज्यूम करना है तो x, y यूज करना। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट यूज करना है तो x, 0 हम यूज करेंगे। x, 0 हमने मतलब इसका जनरल फॉर्म होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो नोट नंबर 1 जल्दी से इस बात को लिखो आप लोग, एनी पॉइंट, और कोऑर्डिनेट प्लेन पे भी ये वाला पॉइंट मार्क कर लेना, है ना, अगर आपने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है ये वाला तो। एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, सॉरी एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस लिखे आप, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जगह नहीं वरना मैं लिख देता ना, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, any point on the x-axis is taken as, any point on the x-axis is taken as, any point on the x-axis is taken as x, 0, any point on the x-axis is taken as x, 0, that is I dot e, है ना, that is its ordinate is always 0, that is its ordinate is always 0। सही बात है ना, उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा 0 होता है इनडायरेक्टली, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, that is its ordinate is always 0। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ना, सही है ना, हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूं, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज टेकन एज x, 0, दैट इज इट्स ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। अब मान लीजिए मेरे को कोई y एक्सिस पे कोई पॉइंट एज्यूम करना है, तो सबको पता है ये पॉइंट जो भी होगा y एक्सिस के हिसाब से पहले तो हम x लिखेंगे, तो यहाँ पे x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा यहाँ पे। लेकिन y का अपना कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो जरूर होगा, है ना, 3 का 4 का या निगेटिव का कुछ भी हो, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे एब्सिसा जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, ऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, चाहे वो 0 भी हो सकता है, अगर ऑरिजिन पे आ जाए 1 2 3 4 में से कुछ हो सकता है, या -1 -2 -3 4 में से कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे आप, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, इस सब जरूरत पड़ेगा, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस कैन बी टेकन एज, any point on the y-axis can be taken as, any point on the y-axis can be taken as 0, y, any point on the y-axis can be taken as 0, y, any point on the y-axis can be taken as 0, y, that is its abscissa is always 0, that is its abscissa is always 0। any point on the y-axis can be taken as 0, y, that is I dot e, that is its abscissa is always 0, abscissa हमेशा उसका 0 होगा, ठीक है, that is abscissa is always 0। क्लियर, ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें, एक साथ दोनों लिख सकते हैं आप लोग, वैसे ये क्लास 9th में, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस कैन बी टेकन एज 0, y, दैट इज एब्सिसा इज ऑलवेज 0। क्लास 9th में आपने इस बात को पढ़ा है कि सर एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, एक्स एक्सिस अगर लाइन है तो लाइन की तो इक्वेशन होती है, तो कहते हैं एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y = 0 है, और वाई एक्सिस की जो इक्वेशन ये भी एक लाइन है, तो इसका इक्वेशन जो होता है वो x = 0 होता है। ये पता होना चाहिए आपको। वैसे ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन के अंदर अच्छे से कैसे हुआ ये चीज मैं चाहता हूं, बस ये वाली बात आप यहाँ पे जरूर लिख लो आप ये बात। अगला लास्ट नोट इस पेज का, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y = 0। फिर नेक्स्ट लाइन,
द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0। याद रखना, मेरे को क्लास नोट्स अभी सबको भेजना है, मतलब सब बंदे अपने क्लास नोट्स का फोटो भेजेंगे कि उसने नोट कैसे बनाया है। व्हाट्सएप नंबर सबको मैं दे रखा हूँ 7906839480। उस नोट्स में से आज दो दिन में आपसे मांगूंगा, उसके बाद मैं एक नोट सिलेक्ट करूंगा। वो नोट्स को मैं हमेशा अपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके पोस्ट करता रहूंगा। कोई बंदा बाद में भी ज्वाइन करेगा उसको तो हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ डायरेक्टली, और जो सिलेक्ट होगा बंदा या बंदी, उसको 12 GB का डेटा मिलेगा। अभी हैंड टू हैंड नहीं, है ना, जब बीच में उसको लगे कि नहीं ना आप रिचार्ज करा दीजिए तो 12 GB का डेटा मिलेगा उसको। इसलिए आप नोट्स अपना बहुत शानदार बनाएंगे, तो नोट्स को बहुत शानदार तरह से बनाया, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे एनी पॉइंट, सॉरी ऐसा था, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। नोट्स अच्छा वो होता है जो एक चीज सब लिखी हो और बहुत सिस्टमेटिक। मैं तो अनसिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा है, पुरानी आदत धीरे धीरे करके सुधरेगा वो। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस कैन बी टेकन एज, सॉरी क्या बोलता है सर, the equation of x axis is y equal to 0 and the equation of y axis is equals to x equal to 0. The equation of x axis is y equal to 0 and the equation of y axis is x equals to 0. Done. The equation of y axis is x equals to 0. Done. सही, इस पेज को क्लीन किया जाए। ओके, हम आशा डन। नासिर डन 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 डन, ऑलमोस्ट लोगों ने कर लिया ठीक है, डन, ठीक है, गुड। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं इसको सेव भी कर ले रहा हूँ, है ना, इस पेज को सेव कर लिया। वैसे आप लोगों के पास ये स्क्रीनशॉट में फिर हम लोग ले लेंगे। तो दिस इज फर्स्ट ए पार्ट, याद रखना ये मेरे हिसाब से ए है, अभी बी बाकी है, ठीक है, अभी बी बाकी है। जरा सुनना, अब हम लोग बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। बी पार्ट इज बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, ठीक है। इस मजेदारी को समझने के लिए मैं सवाल पूछूंगा, पहले नदीम से पूछूंगा। नदीम दोस्त, नदीम दोस्त किधर हो दोस्त? नदीम का माइक ऑन कर लिया जाए। नदीम, माइक ऑन है तुम्हारा दोस्त? नदीम कहाँ चला गया यार? यस सर। ठीक है, मान लो मैं यहाँ हो रहा था सर। अच्छा, एक्स और वाई एक्सिस है ना, ताकि जगाना जरूरी है ना। एक पॉइंट मैंने लिया नदीम यहाँ पे 3,